नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 के 28 फरवरी 2022 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ कि 7 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 42 वर्ष थी, तो आज उनकी औसत आयु हो जाएगी +7 तो 49 ईयर्स। तो ये है ए, बी और सी की एवरेज एज है आज के टाइम पे। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि 9 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 36 वर्ष थी, तो इसमें 9 ऐड कर देता हूँ तो ये आज की एवरेज एज आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 45। ये किसकी आ जाएगी? बी और सी की आ जाएगी। तो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा कि ए की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, तो ये जो वाली एज है ये ए, बी और सी की वर्तमान आयु का औसत है, और जो ये वाला है 45, ये बी और सी की जो एवरेज एज है आज के टाइम पे वो है। यहाँ पे ए की जो वर्तमान आयु है वो कितनी थी? 49 थी, और इसकी भी 49 और इसकी भी 49। तो एक्चुअल में है कितनी दोनों की, बी और सी की? 45 और 45, मतलब इनके पास 4 साल ज्यादा हैं। तो वो जो 4 साल इधर से निकलेंगे और 4 इधर से निकलेंगे तो वो एक ही आयु में ऐड होंगे, तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल एक ही आयु आ जाएगी। इसको अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 57 ईयर्स। तो जो ए की वर्तमान आयु है वो 57 ईयर्स है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं दिया होगी एक्स और वाई क्रमशः स्थान ए से बी और बी से ए तक की यात्रा एक ही समय पर शुरू करते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद एक्स और वाई अपनी शेष यात्रा क्रमशः 5 से 4/9 घंटे और p घंटे में पूरी करते हैं। तो ये जो है ये एक्स का टाइम है, और ये है जो ये वाई का टाइम है। और क्या दिया हुआ है? यदि एक्स की चाल वाई की चाल से 28 से 4/7% अधिक है तो p का मान क्या है? ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में भी किया था। तो इधर से सबसे पहले परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200/7%, और इसको और फ्रैक्शन में चेंज करूँ, परसेंटेज भी हटा दूं तो इंटू में 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटूंगी तो ये आ जाएगा 2/7। तो अभी इधर से एक्स और वाई की चाल निकालू अगर मैं, तो लिख लेता हूँ एक्स की स्पीड और वाई की स्पीड। अभी दिया हुआ है कि जो एक्स की चाल है वो वाई की चाल से अधिक है। अगर वाई की 7 है तो एक्स की कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इनका रेशियो आ गया। अभी इधर से हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, स्पीड ऑफ एक्स अपॉन में स्पीड ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम ऑफ वाई और अपॉन में टाइम ऑफ एक्स, और इसका रूट। तो अभी इधर से एक्स की स्पीड कितनी है? 9 और अपॉन में 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ वाई p है, और इसके अपॉन में आ जाएगा टाइम ऑफ एक्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 45 और 4 49/9, 49 इधर लिख लेता हूँ और 9 ऊपर जाएगा, और इसका रूट, अभी रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 81 और अपॉन में 49, इधर से आएगा 9p अपॉन में 49। तो 49 से 49 कटेगा और इस 9 से ये 9 पे कटेगा, तो p की वैल्यू इधर से आई है 9। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं दिया होगी एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 20 से 6 दिन अधिक का समय लेता है। तो इधर ए लिख लेता हूँ, इधर बी लिख लेता हूँ। बी का मान लेता हूँ कि ये t टाइम लेता है, तो a t+6 इतना टाइम लेगा। तो अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि बी काम शुरू करता है और a 4 दिनों के बाद कार्यभार संभालता है तथा शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो इधर से ये क्या आया है? ये टाइम का रेशियो आया है। अगर इधर से एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा मेरा t, और इधर आ जाएगा t+6। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आया है। तो अभी उसने बोल रखा है कि बी ने काम शुरू किया और ए 4 दिनों के बाद कार्यभार संभालता है, मतलब बी ने 4 दिन काम किया होगा। तो बी का 4 दिन का काम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 × t+6। इधर से बी का काम आ गया, और प्लस में अगर ए का काम निकालूं तो ए ने कितने दिन काम किया है? 12 दिन काम किया है, तो ए का 12 दिन का काम कितना हो जाएगा? प्लस में 12t और इक्वल टू ये टोटल काम आ गया। तो इधर से टोटल काम अगर मैं निकालूं, या तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लूं, यही दोनों की, तो ये टोटल काम होगा। तो ये आ जाएगा t × t+6। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 4t + 24 और प्लस में 12t इज इक्वल टू t² और प्लस में 6t। तो इसको अगर सोल्व करूं, ये सभी को इस तरफ लेके चला जाता हूँ, ये आ जाएगा t² और इधर से ये 12t और इधर से 4t, तो ये हो गया 16t, और इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का, तो माइनस का 10t बचेगा और माइनस में 24 इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अभी क्वाड्रेटिक को अगर सोल्व करेंगे तो मेरे को 2 ऐसे जोड़े लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो -24 हो और जिनका जोड़ -10 हो, तो हो जाएंगे -12 और 2। और अपॉन में इधर लिख लेता हूँ कि जो t के स्क्वायर क्या है कोफिशिएंट, अपॉन में 1 और अपॉन में 1
तो इधर से टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो आई 12 और एक आई है -2, तो -2 तो हो नहीं सकती, इसको छोड़ देंगे तो टी की वैल्यू क्या बचेगी, 12 बचेगी। अभी ऐसा करते हैं, इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पे ये ए था और ये बी था, तो यहाँ पे टी + 6 था, तो 12 और 6 18, मतलब ये 18 दिन में काम करता है और ये 12 दिन में काम करता है। तो टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा 36, इन दोनों का एलसीएम, तो इधर से इसकी एफिशिएंसी आएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी आएगी 2। तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा कि ए और बी मिलकर मूल कार्य का 62% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 62% का क्या मतलब होता है, 5/8, मतलब इस 36 का 5/8 भाग ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की 3 है, तो टोटल 5 हो जाएगी। तो अपन में 5 कर देता हूँ, तो 5 से 5 कटेगा और ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 नीम 36, तो आया 9/2। तो ये हो जाएगा 4 सही 1/2 दिन में। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया होगी ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार है, ए बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है। तो ए और बी लिख लेता हूँ। अगर ये एक्स निवेश करता है तो ए x+3 निवेश करेगा। बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए निवेश करता है, तो बी का जो टाइम है वो 7.5 महीने का है और ए अपनी पूंजी बी से 2.5 महीने अधिक के लिए निवेश करता है। इसमें 2.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 महीने के लिए। अभी नेक्स्ट में दिया हुआ कि 6,25,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट है और उसमें से जो बी का भाग है वो ए के भाग से 1.25 लाख कम है। तो इधर से मैं ए लिख लेता हूँ और इधर से बी, तो 1.25 इसको स्टार्टिंग में ही दे देता हूँ। इसमें से अगर माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 5 लाख बचेगा और वो अभी इक्वली डिवाइड करना है, तो 2.5 लाख इसको मिलेंगे और 2.5 लाख इसको मिलेंगे। तो ये ऐड हो गया आ जाएगा 3.75 लाख और ये हो जाएगा 2.5 लाख। तो अभी क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि बी द्वारा निवेश की गई पूंजी रुपए लाखों में क्या है। तो अभी हमें मालूम है कि जो उनकी पूंजी का अनुपात होगा वो उनके प्रॉफिट के रेशियो और अपॉन में टाइम के रेशियो के बराबर होगा। तो इधर से प्रॉफिट कितना है 3.75 और अपॉन में ये ए का निकाल रहे हैं हम, तो ए लिख लेते हैं। तो ए का टाइम कितना है 10 महीने और अनुपात इधर से 2.50 है, तो 2.50 लिख लेता हूँ और अपॉन में इसका टाइम, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 15/2 और 2 ऊपर जाएगा इधर से। तो अभी दशमलव से दशमलव का होगा इधर से, तो अभी इसको 25 से कट कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 25 से कम 25, 12, 25, 5, 125 और इसको 25 से कट करूंगा तो ये 10 आ जाएगा। अभी इसको 5 से कट कर लेते हैं, तो ये 5 से कट हो गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और ये नीचे वाला भी 5 से कट होगा, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ये क्या आया है, ये आया 3/2 रेशियो। 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर 9 आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा। तो ये ए और बी का जो है पूंजी का रेशियो आ गया अभी। तो इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 लाख अधिक निवेश करता है, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो बी द्वारा निवेश की गई हमें बतानी है। तो बी ने कितनी निवेश की है 8, तो 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 24, इसका 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 24 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि आर एस के समानुपाती है और टी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इधर से लिख लेता हूँ कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के और आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के। तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एक पिछले पेपर में भी किया था। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस बाय टी के। तो इस सिंबल को हटा के मैं एक कांस्टेंट टर्म मान लेता हूँ के, तो आर इधर से हो जाएगा आर इक्वल टू के इंटू एस बाय टी। तो अभी क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है वो पुट कर देते हैं इसमें। तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2/3, तो इधर से सोल्व करके इसको लिख लेंगे 2/3 इज इक्वल टू के इंटू एस की वैल्यू कितनी दी हुई है 4/21, तो लिख लेता हूँ 4/21 और अपॉन में क्या आ जाएगा टी 5/7 और इंटू में 5 और अपॉन में 7, तो ऊपर चला जाएगा 7। तो इसको कट करेंगे अभी, तो 7 से कट करेंगे तो 7 या 21, 3 से ये 3 कट होगा और इधर से इस 2 से ये 2 कट होगा। तो के की वैल्यू इधर से आएगी 5/2, तो के इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। तो अभी क्या दिया होगा कि एस का मान ज्ञात कीजिए जब आर 3/4 हो और टी 1/9 हो। तो इसमें इस इक्वेशन में ही हम ये वैल्यू रख देंगे। तो इधर से आर की वैल्यू रखेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा और इक्वल टू के की वैल्यू हमने निकाली 5/2, तो रख देता हूँ 5/2 और इनटू में एस की वैल्यू हमें निकालनी है तो एस ऐसे ही रहने देते हैं और अपॉन में टी दिया हुआ 1/9, तो इधर 1 और अपॉन में था तो ऊपर चला जाएगा इनटू में 9। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 से कट होगा, तो 3 तिया 9, 3 पे कट हो गया, इसको 2 से कट करूंगा तो 2 दूनी 4। अभी इधर से अगर एस की वैल्यू निकालूं तो ये 15 भी इधर चला जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए
तो एस की वैल्यू इधर से आ जाएगी 1/30। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये मेरा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया होगी एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि नए क्रय मूल्य पर 24% लाभ अर्जित किया जा सके। तो इधर से वस्तु का मार्क प्राइस में 200 रुपये मान लेता हूँ, तो 35% की छूट दे दी तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस इधर से हो जाएगा 35 दूनी 70, इसमें से माइनस करूंगा तो 130। तो कॉस्ट प्राइस इधर से अगर निकालूं तो उसने बताया हुआ है कि छूट देने के बाद भी 30% का लाभ अर्जित करता है। तो 130% की वैल्यू 130, तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 हो जाएगी। तो ये कॉस्ट प्राइस इधर से आया है 100। अभी बोल रहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो न्यू सीपी कितना आ जाएगा इधर से? तो ये हो जाएगा 125, क्योंकि 25% की वृद्धि करनी है उसमें। तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि नए क्रय मूल्य पर 24% लाभ अर्जित किया जा सके। तो इस पे 24% अर्जित करना है लाभ, तो इंटू में कर देता हूँ 124 और अपॉन में 100। इसको सोल्व करेंगे, 25 से कट करूंगा 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 3 12 और 4 एकम 4, ये आ जाएगा 5 और 5 3 15, तो ये आएगा 155। तो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था कि उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। तो यहाँ पे मार्क प्राइस है 200, तो ये कितना कम करना है? इसे 45 कम करना है। तो लिख लेता हूँ 45 और अपॉन में 200 और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में 100 कर देता हूँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगी और इसको कट करूंगा तो ये आएगा 22.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं दी होगी केंद्र O वाले एक वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के व्यास B1 को बढ़ाने पर उसे Q पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और ये इसका व्यास बना लेता हूँ मैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये B पॉइंट आएगा और ये A पॉइंट आएगा और यहाँ पे कोई P पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, जो ये बार बढ़ी हुई है इसको Q पर मिलेगा और इधर से ये P पॉइंट है। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि QPB = 103 डिग्री है, तो QPB इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये 103 डिग्री है। अगर मैं P को A के साथ मिला देता हूँ तो ये अर्धवर्त में बना कौन है इतना, तो ये 90 डिग्री होगा। तो बचेगा कितना? तो ये इधर वाला 13 डिग्री बचेगा। तो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा क्या कि PAQ का मान ज्ञात कीजिए। तो PAQ, तो ये वाला एंगल उसने हमसे पूछा है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये 13 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे ये कितना है? ये 90 डिग्री है और ये वाला जो कोण बनेगा ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा? ये 103 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ कि एक कंप्यूटर 76,800 रुपए नगद या 23,840 रुपए डाउन पेमेंट और 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो किस्त योजना में प्रभारित कुल ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, जो रेट दी हुई है वो वार्षिक दी हुई है और ब्याज की गणना हमें करनी है अर्धवार्षिक। तो इधर से सबसे पहले तो हम रेट निकालेंगे, तो रेट मेरी हो जाएगी 10% और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10। तो अगर मेरी राशि 10 रुपए थी तो मेरे को 11 रुपए वापिस करने पड़ेंगे। तो इधर से मैं देख लेता हूँ टोटल अगर नगद में कंप्यूटर में खरीदता तो वो 76,800 रुपए में खरीदना पड़ता। तो अभी इसमें से 23,840 रुपए में माइनस कर देता हूँ डाउन पेमेंट को, तो 23,840 इधर लिख लेता हूँ। तो इसको माइनस करूंगा तो 0, ये 6, तो इधर से 17 में से 8 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, तो ये आया है 52,960 रुपए। तो इतने रुपए की किस्तें बनेंगी अभी। तो अभी क्वेश्चन में दिया होगी 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में, तो 3 किस्तें बनानी है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि 10 है तो 11 वापिस करने पड़ेंगे और 10 गुना 10 है तो 11 गुना 11 वापिस करने पड़ेंगे। दूसरे साल की बात होगी। और तीसरे साल का अगर देखें तो 3 बार 10 की मल्टीप्लाई होगी और इधर 3 बार 11 की मल्टीप्लाई होगी। और उसने बोला कि समान अर्धवार्षिक किस्तों में, तो समान नहीं है ये किस्तें, तो इनको समान करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे भी 11 से करना पड़ेगा और इसको 11 × 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, तो इसको इधर भी करना पड़ेगा। तो 11 × 11 कितना होता है? ये होता है 121। तो अभी ये इधर जो दी हुई है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1210 और ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 1000। तो सभी को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो 0 1 ये आ जाएगा 3 और ये 3, मतलब 3310 रुपये अगर मेरे को वापस करने हैं तो किस्त होगी मेरी 1331 रुपये। ये तीनों की मल्टीप्लाई
तो 11 का क्यूब होता है 1331। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मैंने 3 किस्तें दी इतने इतने रुपए की, तो टोटल रुपए मैंने कितने दिए, तो इंटू 3 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3993। तो इसमें से 3310 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, जो इंटरेस्ट मैंने पे किया, तो 3, 8 और 6, तो मैंने 683 रुपये इंटरेस्ट पे किया है। जब धन कितना था, 3310 रुपये था। अगर 3310 रुपये धन था तो मैंने 683 रुपये इंटरेस्ट पे किया है। लेकिन धन कितना वापस करना है मेरे को, 52,960 रुपये। तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटू में 52960 और अपॉन में 3310 ये लिख लेता हूँ। तो 0 से ये 0 कट होगी। अभी अगर मैं इसको कट करूं तो ये 16 पे कट हो जाएगा पूरा का पूरा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 3 48, 8 4 बचेगा, 16 8 128, 128 और 4 132, तो 2 तो 13 बचेगा, 16 6 96, 96 और 3 99 और 10 109, तो 109, तो यह आ जाएगा 10,928 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया होगी 100 किलोमीटर की यात्रा करने में ट्रेन ए ट्रेन बी से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि ट्रेन बी की गति ट्रेन ए की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो ट्रेन ए की गति क्या है। तो उसने दिया होगी जो ट्रेन बी है उसकी गति ट्रेन ए से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अगर इसकी स्पीड में एस मान लेता हूँ तो ये एस माइनस 10 हो जाएगी। अगर इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करें तो ये आ जाएगा 100 और अपॉन में एस माइनस 10, तो ये बी का टाइम आ जाएगा और माइनस में 100 अपॉन में एस, ये ए का टाइम आ जाएगा। और क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि जो ट्रेन ए है ट्रेन बी से 30 मिनट कम समय लेती है, तो ये 30 मिनट के इक्वल आ जाएगा, और 30 मिनट होता है आधा घंटा। अभी या तो इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व कर ले और एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकल जाएगी। नहीं तो ऐसा करते हैं, जो ये दिए हुए हैं ऑप्शंस इनको उठा के एक बार इसमें रख लेते हैं। अगर इधर 60 रखूंगा तो 50 हो जाएगा, और 60 तो 60 इससे कटेगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं स्टार्टिंग में हम। अगर मैं 40 रखूँ तो ये 30 हो जाएगा, इससे भी नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ देता हूँ। 45 रखूंगा तो 35 आ जाएगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। अगर मैं 50 रख देता हूँ तो ये 40 आ जाएगा और इधर 50, तो दोनों से 100 कट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 40 और इधर आ जाएगा 50। अगर 40 से इसको डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 2.5, और इसको करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, और अगर इसमें से माइनस करूंगा तो 0.5 आएगा, और 1/2 के इक्वल होता है। मतलब इस 50 पे सेटिस्फाई होगी कंडीशन हमारी, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। तो ट्रेन ए की गति इधर से निकल के आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया होगी एक समकोणीय पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे, और इसका जो विकर्ण है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी भुजा को मैं ए मान लेता हूँ, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a, ये इक्वल टू दिया हुआ है 20 के। तो ए की वैल्यू इधर से निकालूं तो ये हो जाएगी 10√2, और इधर से अगर a/2 निकालूं तो ये हो जाएगी 5√2। क्वेश्चन में उसने पिरामिड की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। और इसको मैं यहाँ से यहाँ मिला लेता हूँ, ये मेरी स्लैंट हाइट हो जाएगी, और इसको यहाँ से यहाँ मिला लेता हूँ तो ये a/2 है, और ये मैंने कितना निकाला है 5√2, और इसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इधर से इसकी त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेते हैं, ये है l, इसको निकाल लेते हैं। तो l इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, और प्लस में 5√2 का स्क्वायर, तो 25 दूनी 50, तो 50 और इसका रूट, तो ये इक्वल टू आ जाएगा √450। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना है 225 गुना 2, तो ये आ जाएगा 15√2। तो इधर से जो त्रिज्या ऊंचाई है वो मेरी आ गई 15√2। और पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा अर्ध परिमाप और गुणा में त्रिज्या ऊंचाई, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, इधर से मैंने इसकी भुजा निकाली थी 10√2, तो पूरा का पूरा परिमाप कितना होगा 40√2, और उसका हाफ कितना हो जाएगा 20√2, और इंटू में त्रिज्या ऊंचाई मैंने निकाली है ये स्लैंट हाइट 15√2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15√2 से, इसको सोल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, 300 और 2 से गुना और होगा, तो ये आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया होगी एक ठोस अर्धगोले का आयतन 56 से 4/7 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है, दिया है पाई = 22/7। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³। तो इधर से कितना दिया हुआ 56 से 4/7। अगर इसको मैं सोल्व करके लिखूं, इसको हम लिख सकते हैं 396 और अपॉन में 7। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 2/3 और पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, और इंटू में r³ इक्वल टू हो जाएगा 396 और अपॉन में 7। तो इसको 11 से कट कर लेते हैं,
तो 11 दूनी 22, 11 से इसको कट करेंगे, 11 तिया 33 और 11 छिक 66 और ये 7 से 7 कट हो जाएगा। अब इधर से ये 4 से ये 9 बार कटेगा, तो आर क्यूब की वैल्यू इधर से आई है 27। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 3। तो मेरे को निकालना क्या है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो हमें अर्धगोला दिया हुआ है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू पाई की वैल्यू हो 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 दूनी 54 और इंटू में 11 और डिवाइड बाई 7। इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4, 9 और 5 और अपॉन में आएगा 7, 594/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया होगी ए किसी कार्य को संपादित करने में बी से 40% अधिक कुशल है। 40% का क्या मतलब होता है, 2/5। ए लिख लेता हूँ और बी लिख लेता हूँ। तो बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी 7 हो जाएगी। और यहाँ पे दिया हुआ कि सी बी से 25% कम कुशल है। तो 25% का क्या मतलब होता है, 1/4। तो सी और बी लिख लेता हूँ। अगर बी की एफिशिएंसी 4 है तो सी की 3 हो जाएगी। एक साथ कार्य करते हुए वे 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य का 2/3 भाग कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो इधर से सबसे पहले तो मैं इनकी एफिशिएंसी को ठीक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 5 है और यहाँ पे 4 है, तो एक ही बंदे की अलग अलग तो हो नहीं सकती। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ए, बी और सी, तो तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 से 28, तो ये 28 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी और ये हो जाएगी 15। तो इनको अगर ऐड करूँ तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 और 5 13 का 3 1, तो ये आ जाएगा 2 2 4 और 1 5 और 1 6, तो 63 है टोटल एफिशिएंसी। और उन्होंने बोला है कि वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इंटू में 20, तो ये टोटल काम आ गया। अभी उसने बोला कि बी और सी मिलकर उस कार्य का 2/3 भाग, तो इंटू में कर देता हूँ 2/3, तो ये 2/3 काम आ गया अभी। और बी और सी से करवाना है इस काम को, तो अपन में कर देता हूँ बी और सी की एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी ऐड करके 35 है, तो इसको 7 से कट करेंगे 20, तो 7 पंजे 35 और 7 नीम 63, 3 से इसको कट करूंगा तो ये 3 पे कट होगा। इसको 5 से कट करूंगा तो 5 चौक 20, तो सोल्व करके आ जाएगा 4 तिया 12 और दूनी 24, तो ये काम होगा 24 दिन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि निम्न तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो हमें एक तालिका दी हुई है, यहाँ पे वर्ष है और ये उत्पादन है और ये निर्यात है। तो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा कि वर्ष 2015, 17 और 19 के दौरान हुआ चीनी का औसत उत्पादन। तो ये 15 यहाँ पे है, 17 यहाँ पे और 19 यहाँ पे है। इसके दौरान उत्पादन कितना हुआ है, 300 का, और इधर 420 का और यहाँ पे 450 का। तो मेरे को एवरेज लेना है, तो स्टार्टिंग से मैं इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। इसको डिवाइड करूंगा तो ये 100 आ जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो ये 140 आ जाएगा और इसको डिवाइड करूंगा तो ये 150 आ जाएगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 390। तो ये औसत उत्पादन आया है अभी 15, 17 और 19 के दौरान। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ कि वर्ष 2015, 16 और 18 के दौरान हुए चीनी के कुल निर्यात के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो अभी मेरे को लेना है 15 और 16 और ये 18। तो इसके दौरान मेरे को निर्यात लेना है, तो ये क्या है 200 है यहाँ पे और यहाँ पे 280 है और यहाँ पे 260 है। तो तीनों को ऐड कर लेता हूँ, तो ये ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और इधर से 8 और 6 14 का 4 आ जाएगा, हासिल का 1, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आया है टोटल 740। उसने पूछा कि कुल निर्यात के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो कुल निर्यात कितना है 740 है और इधर कितना आया था, तो 390 आया था और इंटू में 100 कर देता हूँ क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 0 से भी 0 कट होगी, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3900 और अपॉन में 74, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 74 से। तो ये सबसे पहले जाएगा 5 पे, तो 5 चौक 20, 0 2, 5 से थे 35 और 2 37, तो ये 20 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगी ऊपर से। अब इसको कट करूंगा तो ये अभी 2 पे कट होगा, तो 2 चौके 8 और 2 से 14 और फिर एक पॉइंट आएगा। तो अगर मैं अपना ऑप्शन देखूं ऐसा कि 52 पॉइंट, तो एक ही ऑप्शन है तो 52.7%, तो ये ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया होगी मान लीजिए x वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जो संख्याएं दी हुई है इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को ले लेता हूं मैं और इसके जोड़े बना लेते हैं। तो ये आ जाएंगे 3 × 3 × 5, तो ये 45 के जोड़े आए हैं। तो अभी देखूंगा 36, तो 36 3 और 3 9, 9 चौक 36, एक 4 की कमी है तो 2 × 2 लिख लेता हूँ। तो अभी 30 को देखूंगा तो 5 3 15 दूनी 30 इसके अंदर है, तो इसको छोड़ देंगे।
अभी 24 को देखेंगे तो ये 2 दूनी 4 3 12, तो एक 2 की कमी है तो 2 लिख लेता हूँ। अभी 16 को देखेंगे तो इसमें 8 है तो एक 2 की कमी है तो 2 और लिख लेता हूँ। तो इसको अभी सोल्व करके क्या आएगा, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 और 80 निम्मा कितना होगा 720। इनका जो एलसीएम आया है वो 720 आया है। अभी क्या बोला है उसने, शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो इसमें हम 4 और ऐड कर देंगे तो शेषफल 4 भी प्राप्त हो जाएगा। और x 28 से विभाज्य है, मतलब जो ये संख्या आएगी 28 से भी भाग होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 700 और प्लस में 20 और प्लस में 4। ये 700 तो अभी पूरा का पूरा 28 से डिवाइड होता है, तो बचेगा क्या, तो अभी इसको मैं लिख लेता हूँ 20x और प्लस में 4। तो ये वाली संख्या 28 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो 1 रखूंगा तो ये 24 आएगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा 28 से। तो अगर मैं 2 रखूंगा तो 20 दूनी 40 और 4 44, और 2 पे भी नहीं होगा। अगर मैं 3 रखूं तो 20 3 60 और 4 64, तो ये 64 भी नहीं होगा। तो अभी इसमें मैं 4 रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 20 चौक 80 और 4 84। ये 84 28 से डिविजिबल होगा। तो इधर से x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 4 आई है। तो 720 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, तो ये आया 2880। अभी इसमें 4 भी ऐड करना पड़ेगा प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2884। तो ये x की वैल्यू आई है। ये जो संख्या आई है अगर इन सभी से मैं डिवाइड करूंगा इसको तो 4 शेषफल भी बचेगा और ये पूरी की पूरी 28 से डिविजिबल भी होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि x और 3193 का HCF y है तो y के अंकों का योग क्या है। तो एक संख्या ये है 2884 और एक संख्या है 3193, तो इनका HCF निकालना है। तो 3193 इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2884 से, तो ये 1 पे जाएगा तो 2884। तो 13 में से 4 गया 9, 8 में से 8 गया 0, 11 में से 8 गया 3, तो 309 आया। अब डिवाइड कर देता हूँ 2884 को 309 से। अब ये जाएगा 9 पे, तो 9 81 और 9 27। इसमें से इसको माइनस करूँ तो ये 3 आएगा, ये 0 आएगा और इधर 1 आएगा। और 103 से 309 को डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यही मेरा जो है ये HCF आ जाएगा और यही मेरी y की वैल्यू है। तो उसने पूछा कि y के अंकों का योग क्या है, तो इनके अंकों को अगर मैं जोड़ूं तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये आ जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया होगा एक समूह के कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 68 kg था। तो x मान लेता हूँ और उनका जो एवरेज वेट है वो 68 है। जब 73.4 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 और व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो 5 आए, तो उनका एवरेज वेट कितना था 73.4। 65.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, तो 8 छोड़ देंगे समूह को, तो उनका एवरेज वेट कितना था 65.5। तो समूह के व्यक्तियों का औसत वजन 1.175 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो अगर 5 आए हैं इधर से तो उनका एवरेज वेट है 73.4। तो ये इससे कितना ज्यादा है 68 से, तो ये ज्यादा 5.4 ज्यादा है, तो प्लस में लिख लेता हूँ और इनटू में 5 क्योंकि 5 बंदों का ज्यादा है, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 27, ये प्लस का आएगा। तो अभी यहाँ पे 8 बंदे छोड़ के गए हैं ग्रुप को, तो उनका एवरेज वेट कितना था 65.5, तो ये इससे कितना कम है तो 2.5 कम है, तो ये मतलब इधर ही छोड़ के चले गए, तो ये भी ऐड हो जाएगा इसमें, तो प्लस लिख लेता हूँ और इनटू में 8 क्योंकि 8 बंदों का है, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 20, ये प्लस का है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो कितना प्लस हुआ 47 प्लस में हुआ। और वो बोल रहा है कि कितना बढ़ गया औसत वजन 1.175 बढ़ गया, और यहाँ पे टोटल कितना बढ़ा है 47 बढ़ा है, तो इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो अपॉन में 1.175, तो दशमलव हटा के मैं ऊपर लिख लेता हूँ 1000 और नीचे आ जाएगा 1175। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 25 से कट करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 से 175, 25 चौका 100 और 0, तो 47 से 47 कट होगा, इधर आया कितना 40 आया है। ये कब आया है जब 5 आ गए उसमें और 8 चले गए, तो ओवरऑल कितने कम हो गए इधर से 3 कम हो गए इधर से, तो स्टार्टिंग में कितने थे इसमें 3 और प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 43। तो स्टार्टिंग में मेरे पास 43 व्यक्ति थे, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं दिए हुए एक कमीज का मूल्य एक पतलून के मूल्य से 20% कम है। तो मैं लिख लेता हूँ इधर कमीज है, ये पतलून है, और 20% का क्या मतलब होता है 1/5, और अगर पतलून का मूल्य 5 था तो ये कमीज का 4 हो जाएगा। 3 कमीजों और 5 पतलूनों का मूल्य 5 कमीजों और 2 पतलूनों के मूल्य से 1260 अधिक है। तो फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि 3 कमीज और 5 पतलून, तो 5 पतलून है तो 25 हो जाएगा,
और 3 कमीज है तो ये 12 हो जाएगा। इनको ऐड करके आ जाएगा 37। अभी नेक्स्ट केस में हमें 5 कमीज और 2 पतलून दी हुई है तो 5 चौक 20 हो जाएगा इधर से, और 2 5 10, तो ये कितना आएगा 30 आएगा। ये इससे कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1260, तो 7 की वैल्यू कितनी है 1260। तो हमें निकालने की इसकी वैल्यू है 4 कमीजों और 3 पतलूनों का मूल्य कितना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 4 कमीज दी हुई है तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, और 3 पतलून दी हुई है तो 3 पंजे 15, इनको ऐड करके आएगा 31। तो 31 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो 31 की वैल्यू निकालूंगा इंटू में 31 और अपॉन में 7, तो 7 से इसको कट करूंगा तो 7 एकम 7, ये कितना बचेगा 5, 7 8 56 0, 31 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 180 को तो ये आ जाएगा 0, और 18 एकम 18 का 8, असल का 1, 18 3 54 और 1 55, तो ये आया 5580 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक व्यंजक दिया हुआ है और इसको सोल्व करना है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में भी किया था, वहां पे हमने इस पूरी टर्म को x मान लिया था, और अगर इधर से मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये मेरी हो जाएगी 34 और माइनस में 24 रूट 2, और इसका पूरे का रूट आ जाएगा। ये 4th रूट था, यहाँ पे स्क्वायर हो गए, ये 2 कट गया तो 2 ही बचेगा, और इनटू में 4 प्लस 3 रूट 2, ये इतना बचेगा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये रूट के अंदर मेरे को a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो ये क्या है ये 2ab है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 12 रूट 2, ये लिख सकता हूँ इसको मैं, तो ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3 रूट 2, तो ये आ जाएगा 3 रूट 2 और माइनस में 4, इसका होल स्क्वायर और इसका पूरे का रूट, और इंटू में था 4 प्लस 3 रूट 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 2 और प्लस में 4, ये भी लिख सकता हूँ। ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और ये हो जाएगा अभी a माइनस बी, और ये आ गया a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 3 9 दूनी 18 और माइनस में 16, तो बचेगा कितना 2। तो लेकिन ये आई है x स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू इधर से हो जाएगी रूट 2। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये वाला व्यंजक दिया हुआ है, इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बार दिया हुआ है, और बार का क्या मतलब होता है कि अपॉन में 9 है, तो इसको अगर मैं फर्स्ट वाले को सोल्व करूँ इसको क्या लिख सकता हूँ 105 में से मैं 10 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 95, और अपॉन में बार के नाम का एक 9 लिख लेता हूँ, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की 0 लिख लेता हूँ, और डिवाइड इसको सिंबल को हटा के अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो इंटू में कर देता हूँ। इसको सोल्व करके कितना आएगा 95 अपॉन में 99, तो ये हो जाएगा 99 अपॉन में 95। तो ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो था उसको हमने लिख लिया, और इंटू में ये हो जाएगा 409 माइनस में 4, तो ये हो जाएगा 405 और अपॉन में 990। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये 99 से पूरा 10 पे कट हो जाएगा, और ये 95 से 95 कट होगा। अभी ये 9 से कट होगा 10 पे, और ये 9 से कट होगा 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, तो बचेगा कितना 45 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 0.45। तो ये ऑप्शन कौन सा है मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल की कीमत एक कार की कीमत से 60% कम है। तो मैं लिख लेता हूँ मोटरसाइकिल, और यहाँ पे लिख लेता हूँ कार। कार की अगर 100 है तो ये 40 हो जाएगी, इसको मैं अगर कट करूँ तो 20 और 50 भी लिख सकता हूँ। यदि मोटरसाइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि, तो इसमें 40% की वृद्धि कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस हो जाएगा, और इसमें 10% की कमी कार की कीमत में, तो ये 5 आ जाएगा माइनस का। अब ये बोल रहा है कि 4 कारों और 5 मोटरसाइकिलों की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो 4 कार दी हुई है तो इंटू में 4 कर दूंगा तो ये आ जाएगा -20, और यहाँ पे 5 मोटरसाइकिल दी हुई है तो इंटू में 5 कर दूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 40। तो ओवरऑल कितना होगा, तो ये +20 हो जाएगा ओवरऑल। तो 4 कारों की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी इधर से इंटू में 4, तो ये 200, और यहाँ पे 5 मोटरसाइकिलों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी 20 गुना 5 तो 100 हो जाएगी। तो टोटल कितना हो गया 300, तो इसको लिख लेता हूँ 20/300 और गुना में 100, तो 2 0 से 2 0 कट होंगी। इधर से इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3%, ये मेरी वृद्धि हुई है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है मेरा, ये मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 6 सही 2/3% की वृद्धि। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया होगी एक दुकानदार गलती से एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% कम पर बेचता है और पाता है कि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य की तुलना में रुपए 67.20 कम प्राप्त हुए। इसका मतलब 32% की वैल्यू क्वेश्चन में 67.20 दी हुई है। इधर से अगर मैं 1% निकालूं तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64
3 बचेगा, तो पॉइंट में 32 एकम 32 और 0। तो अगर इधर से 100% की वैल्यू निकालूं तो ये मेरा SP आ जाएगा, तो 100% इक्वल टू ये आ जाएगा 210। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया होगा यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो ये दी हुई है ये 140% की वैल्यू है और मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो CP आ जाएगा। तो CP इक्वल टू होगा 210 और इंटू में 100 और अपॉन में 140। तो 0 से 0 कट होगी तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 2 से ये कट होगा 50 पे, तो ये कितना आएगा 150। तो कॉस्ट प्राइस आया मेरा 150। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया होगा यदि 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5 है और x नॉट इक्वल टू 0 है तो 27x³ प्लस 1/8x³ का मान क्या है। यहाँ पे 27x³ है लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर इसका मैं क्यूब करूंगा तो 8x³ आ जाएगा और यहाँ पे 27x³ आएगा। तो ऐसा करता हूँ मैं जो इक्वेशन है इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 से तो ये आ जाएगा 3x और प्लस में 1/2x और इजिकल टू आ जाएगा 15/2। इसका भी हम क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करके कितना आ जाएगा इधर से, तो ये आ जाएगा 27x³ और प्लस में 1/8x³ और प्लस में 3 इंटू 3x और इंटू में 1/2x और इंटू में क्या आएगा 3x प्लस 1/2x आएगा और इसकी वैल्यू कितनी है 15/2 है और इक्वल टू हो जाएगा 15 का क्यूब 3375 और अपॉन में 8 x से x कट होगा यहाँ पे। तो इधर से इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा प्लस में ये आ जाएगा 15 निम्मा 135 और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 15 निम्मा 135 दूनी 270 और अपॉन में 4 था तो 8 हो जाएगा और इक्वल टू 3375 और बटे में 8। तो ये इधर जाएगा तो इसमें से माइनस होगा तो माइनस कर देता हूँ यहाँ पे 270 बटे 8। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो इधर 5 आएगा, इधर 0 आएगा और ये 1 आएगा, इधर 3 आएगा और अपॉन में 8। तो इसकी वैल्यू 27x³ प्लस 1/8x³ की वैल्यू आई है मेरे पास 3105 बटे 8। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ कि एक टावर के शीर्ष पर 4 मीटर ऊंचा एक खंभा लगा हुआ है। तो ये हमारा ये टावर है और इसके ऊपर है ये 4 मीटर का एक खंभा, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। जमीन पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है तो यहाँ से मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जमीन पर और यहाँ से इसको मिला लेते हैं और जो ये एंगल बनेगा ये 60 डिग्री आएगा ये एंगल। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टावर के शीर्ष से देखे जाने पर उस बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर का शीर्ष यहाँ पे है, इसको अगर मैं इस बिंदु को देखूं तो यहाँ पे अवनमन कोण कितना 45 डिग्री बनेगा और अवनमन और उन्नयन कोण इक्वल होते हैं तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई मीटर में क्या है, तो टावर की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ। अगर ये h है तो ये भी h हो जाएगा क्योंकि 45 डिग्री एंगल है तो 45 डिग्री में दोनों इक्वल होते हैं। तो अभी इधर से ये पूरा का पूरा कितना आया h प्लस 4 और ये 60 डिग्री था इधर तो इसके सामने कितना होगा √3 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो मेरे को निकालना क्या है टावर की ऊंचाई मतलब h निकालना है। अभी मैं इसको h से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, इधर h तो इधर भी h हो जाएगा और ये इक्वल है। तो यहाँ पे √3h की वैल्यू क्या आ जाएगी h प्लस 4 तो √3h इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 4। इसको इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस होगा तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 4। तो h कॉमन ले लेते हैं तो h इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में √3 और माइनस में 1। इसको रेशनलाइज कर देते हैं अभी तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू √3 और प्लस में 1 और अपॉन में 2 आएगा तो 2 से ये 2 पे कट होगा। तो इधर से h की वैल्यू आई है h इक्वल टू 2 इंटू √3 और प्लस में 1। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और एक टेबल भी दी हुई है साथ में। तो जो ब्लू वाला है ये महिलाएं हैं और जो ये रेड वाला है ये पुरुष हैं। यहाँ पे कार्यालय दिए हुए हैं A B C और D, 4 कार्यालय दिए हुए हैं और ये उनकी संख्या दी हुई है यहाँ पे। और टेबल में क्या दिया हुआ है कि कार्यालय A B C और D और पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कार्यालय B C और D में पदोन्नति प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारियों की कुल संख्या। तो B C और D, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ B C और D। तो वुमेन का मेरे को देखना है, यहाँ पे वुमेन लिख लेता हूँ। तो वुमेन कितनी है B में, तो ये B है इधर कार्यालय। तो B में वुमेन कितनी है, ये ब्लू वाली, तो इधर से है 250। और यहाँ पे अभी मेरे को देखना है C और D का, तो इधर से 400 है और यहाँ पे 550 है।
तो ये लिख लेता हूँ 400 और ये इधर है 550। तो पदोन्नति प्राप्त करने वाली महिलाओं का परसेंटेज कितना है? बी में कितना है? 60%, सी में 55% और डी में 30%। तो इसका 60% निकालूंगा मैं और इसका 55% निकालूंगा मैं और इसका 30% निकालूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25 छिका 150, 150 आएगा, ये आएगा 220 और ये आएगा 165। तो सभी को ऐड कर लेते हैं क्योंकि उसने बोला कि कुल संख्या, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 5, तो 6 और 2 8 और 5 13 का 3, असल का 1, तो 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, तो यह आया टोटल 535। और अभी नेक्स्ट उसने क्या दिया कि कार्यालय ए और सी में पदोन्नति नहीं पाने वाले पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ए और सी लिख लेता हूँ। तो इसमें मैन देखना है मेरे को, यहाँ पे भी मैन देखना है। तो ए में मैन कितने हैं, ये रेड वाले मेरे को देखने हैं, तो 250 है। तो अभी सी में देखेंगे तो इधर 500 है, तो 500 लिख लेता हूँ। तो अभी पदोन्नति प्राप्त करने वालों का परसेंटेज कितना है ए और सी में? 42% है, यहाँ पे 40% है। तो यहाँ पे कितने बचे जिनको पदोन्नति नहीं मिली? तो 58% मिले यहाँ पे, और यहाँ पे 45% को मिली है, तो 55 को नहीं मिली है। तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा? अभी यहाँ पे 250 का या तो 58% निकाल लो या 58 का 250%। तो अगर मैं 58 का 250% निकालूंगा तो ये हो जाएगा 58 दूनी 116 और इसमें 29 और ऐड करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा मेरा 9 और 6 15 का 5, असल का 1, 11 और 2 13, 13 और 1 14, तो ये आया 145। तो इधर से इसका मैं 55% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 275। अभी अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं तो 5 और 5 10 की 0, असल का 1, तो 7 और 4 11 और 1 12 का 2, असल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आया है 420। तो ये 420 से 535 कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है 80 और 35 कितना होगा? 115। तो 115 ज्यादा है कितने से? 420 से। और इनटू में 100 कर देता हूँ क्योंकि परसेंटेज निकालना है। और उसने पूछा कि दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित, तो अभी 0 से 0 कट कर देते हैं। तो अभी ये कट होगा 2 से, तो 2 से ये 21 पे कट होगा, तो 2 से 5 पे कट होगा। इसको मल्टीप्लाई करके ये मेरा आ जाएगा 5 5 25 का 5, असल के तो 11 5 55 और 2 57, 57 और अपॉन में 21। इसको अभी डिवाइड कर लेते हैं तो 21 दूनी 42 आ जाएगा, तो इधर 2 आएगा और 42 इसमें से माइनस करूंगा तो 5, ये 5 में 4 का 1, तो बचेगा कितना? 155। तो 21 सत्ते 147 होता है, तो 7 आएगा और 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो अगर मैं अपना ऑप्शन देखूं तो मेरा एक ही ऑप्शन है 27.4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मैं दिया होगी ट्राइंगल ABC में एंगल A = 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये A पॉइंट होगा क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ये B पॉइंट ले लेते हैं और ये C पॉइंट ले लेते हैं। और AB = 6 सेंटीमीटर है और AC = 8 सेंटीमीटर है, तो ये 10 हो जाएगी BC भुजा। तो अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? त्रिभुज के अंदर एक वर्ग DEFG खींचा गया है जिसकी भुजा FG BC के संपाती है। E और D क्रमशः भुजाओं AB और AC पर स्थित है। वर्ग की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो ये वर्ग ऐसे बनेगा, यहाँ से ये मिलेगा और यहाँ से ये मिलेगा। इसको भी मिला देता हूँ। ये D पॉइंट दिया हुआ है, ये E पॉइंट दिया हुआ है, ये F पॉइंट है और ये G पॉइंट है। DEFG ये एक वर्ग बन गया। अभी इसकी भुजा को मैं x मान लेता हूँ। चारों की चारों भुजाएं x हो जाएंगी क्योंकि इक्वल होती हैं वर्ग में चारों भुजाएं। अभी इस तरह की फिगर में वर्ग की भुजा निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और वो क्या होगा? 6 × 8 × 10 और अपॉन में आ जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर और प्लस में 6 × 8। इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 6 × 8 × 10 अपॉन में 6 का स्क्वायर 36 और 64 100 और इधर से आ गया 48, तो ये आ गया 148। अभी ये 4 से कट होगा तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। इसको सोल्व करके आ जाएगा 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 120/37। तो ये वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये मेरा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करें तो ये BF को मैं A मान लेता हूँ और GC को मैं B मान लेता हूँ। तो इधर से इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये वाली भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी BEF, तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। और ट्राइंगल DGC ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल बचेगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा। अभी ट्राइंगल BEF और ट्राइंगल BAC ये सिमिलर होंगी, और दोनों में मैं देख लेता हूँ थीटा के सामने कौन सी भुजा है? A है, और इसमें थीटा के सामने कौन सी भुजा है? पूरी की पूरी ट्राइंगल में 6 है, तो A/6 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी भुजा है? छोटी ट्राइंगल में X है और बड़े वाली ट्राइंगल में 8 है,
तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8/6a ये आ जाएगा। अभी देख लेता हूँ ट्राइंगल DGC और ट्राइंगल ABC ये दोनों सिमिलर हैं और इसमें थीटा के सामने कौन सी भुजा है, छोटे वाली ट्राइंगल में x है तो लिख लेता हूँ x, और अपॉन में बड़े वाली ट्राइंगल में कौन सी भुजा है 6 है, इज इक्वल टू अभी छोटे वाली ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने b भुजा है तो b लिख लेता हूँ, और अपॉन में इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी भुजा है 8 है, तो इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/8 और b, तो एक x की वैल्यू ये आई है और एक x की वैल्यू ये आई है। तो अभी ट्राइंगल ABC में BC भुजा कितनी दी हुई है 10 के इक्वल दी हुई है, और BC को मैं क्या लिख सकता हूँ a + b + x इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये इतना a था BF और FG x था और GC b था। तो अभी इधर से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6/8 x आ जाएगी, और इधर से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 8x अपॉन में 6 ये आ जाएगी। अभी ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देता हूँ यहाँ से, तो a आ जाएगा 3/4x और प्लस में b आ जाएगा 4/3x और प्लस में x था ही इक्वल टू 10 क्या आएगा, अभी इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x और प्लस में ये आ जाएगा 16x और प्लस में 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के। इधर से इन सभी को अगर मैं ऐड करूं तो ये आएगा 16 और 9 25, 25 और 12 37x, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 37x और अपॉन में 12 इज इक्वल टू 10। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा 120 और अपॉन में 37। तो ये प्रॉपर तरीके से सोल्व होगा। वही अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हो तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट जो वर्ग की भुजा वो निकल के आ जाएगी। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दी होगी साधारण ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 16,956 रुपए और 6.5 वर्षों में 19,116 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो मैं लिख लेता हूँ 6.5 साल में कितनी हो जाती है वो राशि 19,116 हो जाती है, और 4 साल में कितनी हो जाती है, 4 साल में हो जाती है 16,956। तो इधर से डिफरेंस कितना आएगा, 2.5 साल का डिफरेंस आएगा। तो 2.5 साल में कितना ब्याज मिला होगा, तो 0, 11 में से 5 गया 6, 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 6 गया 2, तो 2.5 साल में 2160 रुपये ब्याज मिला। तो अभी मैं 4 साल का निकाल लेता हूँ। तो 2.5 साल में इतना मिला है तो 4 साल में कितना मिलेगा 2160 × 4 और 5/2 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो अपॉन में आ जाएगा 5 और 2 ऊपर जाएगा, तो ये 4 साल का ब्याज आ जाएगा। अभी इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड, नीचे 10 बनेगा, उससे 0 कट हो जाएगी। अभी इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 की 216 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 16 × 96 6, 9 बचेगा, 16 × 16 और 9 25, 5 2 बचेगा, 16 दूनी 32 और 2 34, तो यह है 3,456 रुपये। तो ये 4 साल का ब्याज आया है। तो अभी 1 साल का निकालना होगा, तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो 3 4 5 6 और अपॉन में 4, तो यह आएगा 4 8 32, 2 बचेगा, 4 6 24 और 4 चौक 16, तो ये 1 साल का ब्याज आया है। अभी टोटल 4 साल में राशि कितनी हो जाती है 16,956 और 4 साल का ब्याज कितना है 3,456। तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा निकल के, तो 16,956 इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 3 4 5 6, तो यह आएगा 0 0, 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 3 गया 13। तो इधर से मेरा प्रिंसिपल आया है 13,500 रुपये और यहाँ पे 1 साल का ब्याज आया 864 रुपये। तो इधर से मैं रेट निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 864 और इंटू में 100 और अपॉन में आ जाएगा 13,500, और ये 1 साल की बात है और इंटू में 1 कर देता हूँ, तो 2 0 से 2 0 कट होंगी। तो अभी इसको 9 से कट कर लेता हूँ, तो ये होगा 9 1 9, 9 5 45 और 9 से इसको कट करूंगा तो 9 9 81, तो 5 बचेगा 54, तो 9 6 54, तो 15 से अभी इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 15 6 90, तो 6 बचेगा 0 और पॉइंट में 4, 15 चौके 60, तो यह 6.4%। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।